अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले 2 दिन से हुकूमत पार्लियामेंट में आईनी तरमीम पेश करने की कोशिश कर रही है। कल भी कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बुलाया गया, लेकिन आईनी तरमीम पेश नहीं की गई। आज सुबह कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे होना था, सेनेट का इजलास 3 बजे होना था। उससे पहले वफाकी काबीना ने आईनी जो पैकेज है उसकी मंजूरी देनी थी, लेकिन ना आईनी पैकेज की मंजूरी काबीना से हुई है क्योंकि काबीना का इजलास ही नहीं हुआ, और अब तक कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी नहीं हुआ है और मुशावरत का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। कल रात भी हमने देखा मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो एक अहम इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं इस पूरे मामले में। तो नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है PMLN, उस वक्त ने भी जाके उनसे मुलाकात की। पीपल्स पार्टी का वफ्द भी उनसे मिलने गया और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने भी उनसे मुलाकात की थी और आज भी ये मुलाकातों का सिलसिला जारी था। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर पे था उनसे मुलाकात के लिए, और इतलात ये है कि नवाज शरीफ भी अब उनसे मुलाकात करने जाएंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये बात भी सामने आई है कि हुकूमत ने अपने सेनेटर्स को कहा है कि आप पार्लियामेंट लॉजेस वापस चले जाएं, जब सेनेट का इजलास होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन अता तारर ने यह अपडेट दी है कि मुशावरत का सिलसिला जारी है, क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस है तो इसलिए इसमें वक्त लग सकता है। और उन्होंने ये खबर भी दी है कि मौलाना फजल रहमान ऑपोजिशन से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं और उनसे इस आईनी तरमीम पे मुशावरत कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आईने पाकिस्तान में जब तरमीम की जाती है तो ये बहुत संजीदगी से एक एक शिक पे, एक एक लफ्ज़ पे गौर किया जाता है। तो जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पे मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस पे जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हो जाती है। तो जो हुकूमती जमातें हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है इस वक्त, और दोनों तरफ से जो अपोजिशन जमातें हैं मौलाना फजल रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर की जो मुसवदा है वो उनके पास भी मौजूद है, और वो एक एक शिक के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। जो मुसवदे के अंदर मजीद बेहतरी लाई जा सके उस हवाले से भी मुशावरत हो रही है। तो इसमें ताख़ीर ज़रूर हुई है, मगर ये ताख़ीर सिर्फ इसलिए है कि मुशावरत का दायरा कार वसी किया गया। कोशिश होगी कि आज ही इस पे जो है कोई पेशरफ्त हो जाए। यानी पार्लियामेंट का इजलास पहले तलब कर लिया गया और सियासी जमातों से मुशावरत अब तक जारी है। यहाँ पे अहम बात यह भी है, बल्कि अहम सवाल यह है कि क्या ये जो तरमीम आने जा रही है जिसको हुकूमत कह रही है कि हम जुडिशरी में इस्लाहात करने जा रहे हैं, क्या इससे अदलिया मजीद मजबूत होगी, आज़ाद होगी, या ये अदलिया को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है? और अगर ये अदलिया को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है तो फिर सवाल ये उठता है कि इस आईनी तरमीम को, इसके मुसवदे को इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है? इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? बल्कि खुफिया तो एक तरफ जो हुकूमत के अपने अरकान है उनको भी नहीं पता कि तरमीम में एग्जैक्टली क्या आने हो। आज भी जब सहाफ़ियों ने गुफ्तगू करने की कोशिश की और डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार से सवाल किया, लॉ मिनिस्टर से सवाल किया, तो उन्होंने भी इस आईनी तरमीम के हवाले से कोई तफसील नहीं बताई। सर कौन कौन सी मुजव्वज़ तरमीम आ रही हैं? लॉ मिनिस्टर को मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी अलाउ कर देगी सारा आपको बताएंगे। लेट द कमेटी स्टार्ट करने में फिर इंशाल्लाह। सर तजवीज़ टोटल कितनी है आइन में? आप गैस करेंगे। सर महंगाई के लिए, अवामी इशूज के लिए भी इतनी रात तक सर और जागे कर सकते हैं। 9.6% आ गई है, 30 से कम हो गए 8 महीने में 9.6% तो आ गई है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरमीम के हवाले से जब सवाल किया गया तो इसहाक डार साहब ने कहा कि मैंने भी मुसवदा नहीं देखा। जब लॉ मिनिस्टर से सवाल हुआ तो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि आप देख लेंगे जब ये सामने आएगा, सरप्राइज़ है ये। तो इस हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि दोनों सूरतों में ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि एक तरफ तो अगर ये कहा जाता है कि हमारे इल्म में नहीं है इस मुसवदे में क्या है, तो वो भी परेशान कौन बात है, और अगर पता है और इसको छुपाया जा रहा है तो भी सवाल उठता है कि क्यों छुपाया जा रहा है। क्योंकि कोई भी आईनी तरमीम आए, 18वीं तरमीम के हवाले से हमने देखा था, कल भी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 355 घंटे उस पर बहस हुई थी, उसके बाद जो है वो तरमीम पेश की गई थी, लेकिन इसको खुफिया रखा जा रहा है। ना ही कमेटीज़ में डिस्कस हुआ, ना पार्लियामान में डिस्कस हुआ, ना पब्लिक फोरम पे डिस्कस हुआ है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मुसवदा मौजूद ही नहीं है। लेकिन ज़राए से कुछ तफसीलात सामने आई है, वो आपके सामने रख देते हैं। और जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अयाज अकबर ने यह बताया था कि इस मुसवदे में क्या क्या चीज़ें शामिल है। एक शिक इस हवाले से है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को तब्दील किया जाएगा, यानी कि इस वक्त आर्टिकल 175A के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, लेकिन उसको तब्दील किया जाएगा और अब टॉप 5 जजेस में से
किसी एक को चीफ जस्टिस मुंतखब किया जाएगा। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्या एग्जीक्यूटिव ये करेगी, इस पर अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई हैं। दूसरा, जो आईनी अदालत का क्याम है वो वजूद में लाया जाएगा और इस हवाले से भी जो जजेस की तैनाती है वो एग्जीक्यूटिव के पास पावर होगी कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे। फिर ये भी इस मुसवदे में है, इस आईनी तरमीम में है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको ट्रांसफर किया जा सकेगा। इस वक्त कानून ये कहता है कि उनकी मर्जी से हो सकता है ये ट्रांसफर, लेकिन अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि शायद उनकी मर्जी के बगैर भी उनको ट्रांसफर किया जा सकेगा। फिर आर्टिकल 63A में तरमीम के हवाले से बात की जा रही है और बलूचिस्तान में जो सीट हैं 65 उसको बढ़ाकर 81 करने के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इस आईनी तरमीम में शिक मौजूद है। अब इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है और क्यों अब तक ये तरमीम नहीं आ सकी है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर साफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं और रऊफ क्लासरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, सबसे पहले ज़रा ये नंबर गेम के हवाले से बात कर लेते हैं। मामला मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से ही रुका हुआ है और क्यों हुकूमत भी उनको अब तक कन्विंस नहीं कर पाई है और पीटीआई भी नहीं कर पाई है कन्विंस उनको? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, एक इस वक्त तासुर ये पाया जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है दोनों ही उनके दर पे हाज़िरियाँ दे रहे हैं और मौलाना साहब इस वक्त बड़ी एक मजबूत पोजीशन में है। सूरत हाल ऐसे नहीं है। मौलाना साहब को बहुत प्रेशराइज़ किया गया है और मौलाना साहब अभी तक जो काबू नहीं आ रहे, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मौलाना साहब को एक बैरूनी मुल्क की हुकूमत से प्रेशर कराया गया और मौलाना ने वो जो प्रेशर है उनको तो कुछ नहीं कहा, उनके साथ तो वो ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने प्रेशर करवाया उनको फिर मौलाना साहब ने ये मैसेज दिया कि जब बुरा वक्त था तो आप लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया। अब आप कभी मेरे पास आसिफ जरदारी साहब को भेजते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब आते हैं और अब आपने ये काम करवा दिया, तो ये जो कुछ आपने किया उससे पहले सोचना था ना, करने से पहले। तो उसके बाद फिर मौलाना साहब ने अपनी जो पार्टी की शुरा का जो इजलास है उसमें ये सारी बातें रख दी। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता ना कि मुझे आप प्रेशर कराएं और मैं आपकी सारी बातें। उन्होंने अपनी पार्टी से कहा जी आप बताएं क्या करना है। पार्टी ने कहा नहीं, आप इनसे मुसवदा मांगें, इनसे पूछें कि आप कौन सी तरमीम क्यों करवाना चाहते हैं और उसकी बैकग्राउंड बताएं। तो 3-4 दिन तो इसी में गुजर गए। आपको याद है मौलाना साहब के साथ पहली मुलाकात आसिफ जरदारी साहब ने जी काफ़ी दिन पहले की। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, फिर उसके बाद तवातर के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और अब पिछले चंद दिनों के दरमियान भी मौलाना बार बार जो है मुसवदा मांगते रहे। तो मुसवदा भी जो है वो उनके साथ पूरी तरह शेयर नहीं किया गया। तैयार ही नहीं हुआ है अभी तक, या तैयार है दिखा नहीं रहे। कुछ चीज़ें उनको बताई गई हैं मौलाना साहब को और मौलाना साहब ने कुछ चीज़ों पर एतराज़ किया और वो मेरी इतला के मुताबिक वो वापस ले ली गई। इस पर जो मौलाना साहब के पार्टी के अंदर भी कुछ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने मौलाना को कहा कि ये वैसी ही तरमीम है जैसी कि 1976 में भुट्टो साहब लेके आए थे, 6th 7th अमेंडमेंट, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसमें तब्दीली की गई थी। और उस वक्त भी कोशिश यही थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको आगे पीछे करके, उनकी उम्र को ऊपर नीचे करके, तो हुकूमत जो है वो मज़ीद 5 साल चल जाएगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद जो हुआ वो आपके सामने है। तो इसमें मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने पीटीआई को भी एतमाद में लिया है। अब पीटीआई वालों से वो पूछते हैं कि आपके पास क्या खबर है, वो मौलाना से पूछते हैं आपके पास क्या खबर है। फिर इसमें एक और जो किरदार आ गया है वो सिर्फ सेनेट में 2 सीटों वाले अख्तर मैंगल साहब हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद फ़ोन किया और जब शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा जी कि आप हमारे पे मेहरबानी करें और ये 2 वोट हमें दे दें, तो उन्होंने कहा जी कि ये जिन 2 सेनेटर्स के वोट आप मांग रहे हैं, आपको पता है पहले आपने इनके घरों पर रेड्स करवाई हैं, इनके खिलाफ इनको धमकियां दी हैं, प्रेशर इस्तेमाल किए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने लाइल्मी जाहिर की। फिर इसहाक डार साहब उनके पास गए। डार साहब ने कहा जी आप हमारे पे एहसान करें, मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप भी मेहरबानी करें और जो 2 वोट चाहिए आपको, उसके बदले में आप 2000 मिसिंग पर्सनस रिलीज़ कर दें, मैं वोट आपको दे दूंगा। और उन्होंने मिसाल दी कि 2019 में भी आप लोगों ने इसी तरह जब मिलकर सब ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट से एक कानून मंजूर करवाया था, तो उस वक्त भी मैंने इसी तरीके से वोट दिया था। मैंने कुछ मिसिंग पर्सनस रिलीज़ करवाए थे और मैंने वोट दे दिया था। तो आप अभी भी ऐसे कर लें। सही। फिर अख्तर मैंगल साहब को फिर कहीं और से कांटेक्ट किया गया
और उनसे कहा गया कि जी ये ज़रा लंबा मामला है, फ़िलहाल वोट दे दें, ये बाद में आपका 2000 लोगों की जो रिहाई का वो मामला है बाद वो में देख लेंगे, लेकिन वो अभी तक माने नहीं है। तो माने ऐसा लगता ही है कि हुकूमत का होमवर्क पूरा नहीं था। कहीं से कहा गया था जी कि सब ठीक है, आप बुला लें इतवार के दिन आईनी अमेंडमेंट के लिए, लेकिन जब सारे आ गए तो पता चला कि होमवर्क पूरा नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने अभी 1 मिनट पहले ये कहा है कि हमें अभी भी उम्मीद है कि फजल रहमान साहब हमारे साथ खड़े रहेंगे। जो आपने बात की कि उनको एक पैगाम आया था, मेरी इत्तला ये कि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा को उन्होंने ये कहा था कि मुझे बिल्कुल पैगाम आया लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये फजल रहमान साहब, जो देखिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, पैगाम नहीं आया था। हाँ, उनके पास बाकायदा उनकी मुलाकात हुई थी और उसमें जो उसकी डिटेल्स हैं मेरे पास मौलाना साहब के ज़रिए तो नहीं आई। सही, लेकिन हुकूमत की कुछ शख्सियात जो हैं वो बड़ी उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं कि बड़े वो उनको ऐसी शान बेनियाजी थी कि वो मौलाना तक कम कर लिया सी, यानी कि मौलाना को पता चल गया कि ये जो मेरे साथ मुलाकात हुई है उसके बाद ये लोग मेरे बारे में ये बातें करेंगे, इसका काम कर दिया है। सही। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लोगों ने मुझे ये समझा हुआ है कि मुझे तुम किसी गैर मुल्की शख्सियत से प्रेशर कराओगे तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊँगा, लिहाजा वो नहीं माने। सही। इसकी वजह से अब नवाज शरीफ साहब को भी उनके घर आना पड़ा है। रऊफ क्लासा साहब, कल से कोशिश हो रही है तरमीम पेश की जाए, अब क्या होमवर्क पूरा नहीं है, मुसवदा भी नहीं है, कोई डिबेट नहीं है? मतलब जब इस तरह के काम होते हैं तो फिर ये शक पैदा होता है कि ये अदलिया की आज़ादी के लिए तो नहीं हो सकता, कंट्रोल करने के लिए हो सकता है। मुझे ना एक छोटी सी कमीनी सी खुशी हो रही है। वो खुशी मौलाना साहब के लिए है। जब ये देख पक रही थी इक़्तिदार की 8 फरवरी के बाद जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए, चौधरी शुजात साहब के घर पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग हुई, तो ये उस वक्त भी हमारे जैसे लोगों ने नोट किया था कि 3-4 साल जहाँ सड़कों पे जो लड़ते रहे इमरान खान साहब के खिलाफ, पीडीएम की हुकूमत को साथ लेकर जलसे जुलूस, क्वेटा से लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, धरने दे रहे हैं, तो 1 मैन आर्मी जो उस वक्त ये रजिस्ट कर रहा था इमरान खान साहब की हुकूमत को या वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वो कर रहा था, वो तो ये फजल रहमान साहब थे। ये तो सारे लंदन बैठे थे या कोई जेल में था, जो जहाँ भी थे मैदान तो खाली था। तो मौलाना साहब ने वहाँ सिंगल हैंडेडली उनको काउंटर किया खान साहब को। हालांकि उन पर मुझे पता है कि उन पर नायब की वजह से दबाव भी डाले गए थे। डेरा इस्माइल खान में जो उनके केसेस थे, वहाँ से डिप्टी कमिश्नर को कहा कि कुछ चीज़ें भी मंगवाई गई, उनको नोटिस भी धरना भी था, ये धरने भी उन्होंने बाद में कहा था हम वहाँ पे कोर कमांडर ये पेशावर के उसमें चले जाएंगे। सारी चीज़ें मौलाना साहब ने भुगती। वो कहते हैं दुख उठ है ये फाख्ता भी अंडे खाएं कवे। जब ये आपकी पावर शेयरिंग का टाइम आया तो उस वक्त चौधरी शुजात साहब के घर कौन बैठे थे? उस वक्त जरदारी साहब बैठे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, उसमें दीगर साहबान बैठे थे, मौलाना साहब आज मिसिंग। अगर आप में इतने मिनट आज आप लोग सारे चल के मौलाना साहब के दर पे जा रहे हैं A to Z, तो उस वक्त आपको कोई मौत पड़ती थी कि आपके पार्टनर रहे, पीडीएम का हिस्सा रहे हैं, इलेक्शन लड़े हैं, सब कुछ किया है, तो मौलाना साहब को बुला के उनको वो कहते हिस्सा बकदरे जुस्सा उनको भी देना था। आप खुद सदर भी बन गए, वजीर आजम बन गए, स्पीकर, उसको सेनेट, गवर्नर, सब कुछ हो गया। मैं ये कह रहा हूँ जी, जो मुझे थोड़ी सी कमी नहीं खुशी हो रही है, इस वक्त पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल टब्बर जो है ना मौलाना साहब के दर पे पड़े। मौलाना साहब को इनको कोई दिन मजीद घसीटना चाहिए। मुझे बताइए, ये सैटरडे संडे को इतनी मेहनत कर रहे हैं, पार्लियामेंट खुला, बहस, ये मंडे ट्यूसडे को भी हो सकता है, ये वेडनेसडे को भी हो सकता है। मतलब इतनी उजलत क्या है कि आप मुशावरत बाद में कर रहे हैं, मौलाना को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आपने ऐलान कर दिया कि हम ये तरमीम लेकर आ रहे हैं और आपने इजलास भी बुला लिया। ये चक्कर किया है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं पूछ के थक गया हूँ, वाई संडे, मंडे ट्यूसडे कर लेते हैं। ये पहले भी वैसे संडे और मंडे संडे होते रहे, खराब कर रही है। मीर साहब को याद है कई दफा हुआ है ये संडे वाले दिन भी इजलास होते रहे। अभी आपने बैरिस्टर गौहर की बात की ना, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको कि वो जी खड़े रहेंगे, मौलाना साहब नहीं खड़े रहेंगे, ये भी ध्यान में रखें। ये मौलाना साहब अपनी बार्गेनिंग जो है ना स्ट्रॉन्ग करें, जो उनका राइट है पूरा, उनको करना चाहिए पॉलिटिकल उसके तौर पर। अब मौलाना साहब की साइड देखें, ये तो मैं उनकी साइड हमदर्दी में ले रहा हूँ जो मुझे लेनी चाहिए, जो ठीक भी थी। अब दूसरी साइड देख लेते हैं कि मौलाना साहब अगर असूलों पर लड़ रहे हैं तो फिर खड़े रहें। सही। अगर मसला ये है कि जनाब कि आपको गवर्नरशिप चाहिए, ओहदे चाहिए, पावर चाहिए, कुछ और चाहिए, तो फिर तो इसका मतलब वही है कि आपको उन पे एतराज़ात नहीं है, जुडिशल पैकेज पे एतराज़ात नहीं है, सर्टेन इंसेंटिव पे एतराज़ात है, वो चाहे हुकूमती हूँ या अदरवाइज हूँ। सो आपका मसला जो है वो थोड़ा सा ये है। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो आप इसमें बात कह रहे हैं सर, ये पहली दफ़ा मेरा ख्याल है हम कोई बड़े अरसे बाद देख रहे हैं हुकूमत अपने लिए इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट लेकर आई है। आपको ये मुज़ाकरात करने भी थे, आप उसके बाद मुज़ाकरात पहले आप आकर खुफिया करते होते हैं,
जो भी आपका लेन देन होता है सारी हुकूमतें करती रहती हैं। उसके बाद उन्हीं पार्टनर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते होते हैं कि जनाब कि हाँ जी हमारे को एतराज़ात थे, दूर हो गए, तो फिर सेशन बुलाते होते हैं। ये तमाशा कोई नहीं करता होता जो अब हम देख रहे हैं ना 3 दिन से कि इजलास हो रहा है, नहीं हो रहा, बैठे हुए हैं जनाब कि आ रहे हैं जा रहे हैं। सो तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी बात मीर साहब कह रहे हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस या कर लेंगे यार, कोई मसला ही नहीं है। और इतनी बड़ी आप उस पर रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, इतना बड़ा उस पर पैकेज लेकर आ रहे हैं, पता है आपको पीटीए जो है वो आपके खिलाफ आएगी और उसको आना भी चाहिए और रजिस्ट करेगी। आप अपने पार्टनर्स को एतमाद में भी नहीं ले रहे, सदर पाकिस्तान भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म, डिप्टी सारे जा रहे हैं, और मौलाना साहब जो हैं वो नहीं मान रहे। ये चीज़ें आपको पहले करनी चाहिए थी, जो बात आपने की है। ये इनका शो करता है डैम केयर एटीट्यूड, या एक ओवर कॉन्फिडेंस के बाहर से फ़ोन करवा लेंगे, या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, ये इंपॉर्टेंट होता है, या तो इनके बस में ही कुछ नहीं है। नहीं है ना, उन्होंने ये कहा होगा कि ये दबाव फिर इनको कहीं और से आया होगा। ये मोस्टली पाकिस्तान में इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंजेस होती हैं, हमने माजी में भी देखी हैं, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रही होती हैं। वो चाहे आपको याद होगा जब उस जनरल बाजवा और फैज़ जो हैं वो मिलते थे पॉलिटिशियन से, और इमरान खान साहब उसमें नहीं गए थे। मेरा ख्याल है जो ये FTF के उस वक्त ये चेंजेस लानी थी, इन्होंने लाज में चेंजेस करनी थी, तो खान साहब ने कहा था मैं नहीं मिलूंगा। तो जनरल बाजवा साहब और ये जनरल फैज़ साहब जो थे वो मेरा ख्याल है यहाँ पे कोसार वाला, अगर ये हम सियासत और जोड़ तोड़ एक तरफ रखें, उन्होंने उन पर छोड़ा हुआ है कि भाई साहब आप इनको करवा लें, आपका मसला, आप मौलाना जाने, आप जाने, इनको राजी करें, वो जिसको भी करना है। इसलिए हुकूमत इतने एतमाद में बैठी हुई थी कि जी हमारा तो मसला ही नहीं है, जिनके प्रॉब्लम है वो हमें करा के देंगे, जिसका इशारा मीर साहब ने भी दिया। मीर साहब, नियत क्या है इस वक्त? क्या हम ये इसलिए कर रहे हैं ये जुडिशल पैकेज ताकि अदलिया को मजबूत करें, उनको मजीद आज़ादी दें, पार्लियामान को भी साथ साथ मजबूत करें, या अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश? आज जमहूरियत का आलमी दिन है ना। जी, मैंने आपको मुबारकबाद भी दिया था साथ। तो देखिए, डेमोक्रेसी के आलमी दिन की मुनासबत से थोड़ी सी गुस्ताखी की जुर्रत करते हुए मैं बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज़ करूँगा कि ये जिस तरीके से सैटरडे और संडे वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक हमने पूरी कौम के सामने पार्लियामेंट और उसके अरकान को एक तमाशा बनाया हुआ है कि वो सुबह से लेकर शाम तक इतवार के दिन बैठे हुए हैं और एक्टिविटी सारी पार्लियामेंट से बाहर हो रही है, और वो बेचारे बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि अभी हुक्म आएगा और हमने यस 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 करना है। ठीक है, पार्लियामेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है उस पर एक डिबेट होती है, आईनी तरमीम पे उसकी डिस्कशन होती है कि ये क्यों आ रही है, इसका क्या मकसद है, इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। यानी कि आज मुझे इतने लोगों ने पूछा है कि ये बताएं कि ये जो आप आईनी तरमीम लगे हुए हैं ये है क्या, किसी को पता ही नहीं है। और जिनके पास हुकूमत के वफूद जा रहे हैं उनको भी नहीं बताया जा रहा। यानी मैंने आपको बताया कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अख्तर मैंगल को फ़ोन किया तो अख्तर मैंगल ने कहा मुझे मुसवदा तो भेज दें। हाँ। नहीं भेजा उन्होंने मुसवदा। क्यों खुफिया रख रहे हैं सर? अच्छा। ये तो मजबूती के लिए, तो जमहूरियत की मजबूती के लिए कर रहे हैं, तो खुफिया क्यों रख रहे हैं? जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं, हाँ, बड़े ही मैं मुअद्दबाना अंदाज में ये कहूँगा, ऐसा लगता है कि एक साहब हैं, उनको एक नौकरी की ज़रूरत है, उनकी नौकरी की मुद्दत ख़त्म हो रही है, वो बज़ाहिर कह रहे हैं नहीं मुझे तो नहीं नौकरी चाहिए, मैं तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सारे की सारी एक्टिविटी जो है इसका मकसद क्या नज़र आता है कि उन साहब के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना के उनको उसका हेड बना दिया जाए। अच्छा, क्योंकि जो 65 से 68 साल वाली उम्र का मामला था वो तो याज अकबर हमारे जो नुमाइंदे उन्होंने बताया शायद वो तो इस मसवदे में नहीं है। हाँ, तो वो तो फिर चैप्टर क्लोज नहीं हो गया? नहीं, लेकिन बाज़ इतलात के मुताबिक वो है अभी उसमें अनसर्टेनिटी है ना, यानी कि फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इसलिए कि मैंने खुद हुकूमत की एक बहुत ही आला शख्सियत जिन्होंने मौलाना साहब से मुज़ाकरात किए और जो कुछ मुझे मौलाना से तफसील मिली, मैंने काउंटर चेक करने के लिए जब उनसे बात की कि आपने मौलाना साहब ये बात की, हाँ, तो उन्होंने कहा मौलाना साहब ने इस पर बहुत एतराज़ किया था तो हमने वापस ले लिया। और वो तो असेंबली के फ्लोर में भी उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स की एक्सटेंशन के हवाले से हमें, हाँ, या ओहदे की एक्सटेंशन पे हमें नहीं वो करना चाहिए। लेकिन एक और अहम जो इसमें मामला है, एक तो खबर भी दे दें कि लॉ मिनिस्टर अपने वक्त के साथ जो है इस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने गए हैं और उनको फिर वो कॉन्फिडेंस मिलेंगे कि हम इस तरमीम में क्या करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो अब सामने आ रही है वो इसमें है, इस तरमीम में ज़राए के हवाले से, कि 5 जजेस का पैनल होगा, टॉप 5 जजेस, उसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। देखिए ना, यही मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि किसी एक बंदे की नौकरी का बंदोबस्त करना है और दूसरे को, किसी को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है। और इसमें हमें टारगेट नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, और वो जजेस आपको टारगेट क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक खत लिखा था और प्रॉब्लम नजर आ रही है। अब इसमें आप देखें कि आप अभी तक तकरीबन 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 26 के करीब हो चुकी हैं। इसमें से जो अक्सर अमेंडमेंट्स हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में भी हुई और बाद में भी होती रही, वो अक्सर
अदलिया के इख्तियारात जजेस की उम्र और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हैं। ठीक है, हर हुकूमत ये कोशिश करती है, दो काम करती है हर हुकूमत, कि आर्मी चीफ उसकी मर्जी का लग जाए और चीफ जस्टिस उसकी मर्जी का आ जाए। ये काम हर हुकूमत कोशिश करती रही है और नाकाम होती है, और उसको अपनी हुकूमत बचाने में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होती। मतलब वो पहले साल सर ख्वाब ही होता है कि 10 साल कैसे, हम 5 तो गुजार लो, 10 कैसे पूरे करें हम। अच्छा, अब और इमरान खान साहब थे ना जब प्राइम मिनिस्टर, वो यही कर रहे थे, तो उस वक्त 10 साल की बात नहीं होती थी, 30 साल की बात होती थी। फैज साहब जो हैं वो इसी तरह, जिस तरह आजकल बैकडोर चैनल से मौलाना साहब को प्रेशर किया जा रहा है, तो फैज साहब भी इसी तरह बैकडोर चैनल से मीडिया के लोगों को और अपोजिशन के लोगों को प्रेशर करके कहते थे 30 साल तक हम कहीं नहीं जा रहे। 30 साल मतलब विजन 2050 होगा ये तो। हाँ, 30 साल तक कहीं नहीं जा, और उसमें वो इतने वो ब्लंट थे और बोल्ड थे कि उनको इमरान खान की भी कोई का डर खौफ नहीं था। वो कहते थे 10 साल इमरान खान, फिर उसके बाद 5 साल बिलावल, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कौन होगा। हम 90 की दिहाई और इससे पहले इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं ना, कि उस वक्त क्योंकि कोई आइन में ये चीज़ नहीं थी कि सीनियर मोस्ट बनेगा, एक रिवायत थी, लेकिन वो रिवायत हमने देखा जब शहजाद अली शाह साहब को बनाया गया, सुपरसीड किया उन्होंने बाकी जजेस को, वो रिवायत भी टूटी, फिर अदालती फैसले आए, फिर आइन में बाकायदा दर्ज कर दिया कि सीनियर मोस्ट शख्सियत जो है वो चीफ जस्टिस बनेगी, ताकि कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जाए, जो आज़ादी है अदलिया की वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है 12 सालों में कि हम कह रहे हैं कि नहीं, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल गलत था, लेट्स रिवर्ट बैक टू दी प्रीवियस जो निज़ाम था जिसमें आप किसी को भी बना दें चीफ जस्टिस टॉप 5 में से। क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी एवोल्यूशन हुई है हमारे? ये अहम सवाल है, मैं ज़रा इस पर रोशनी डालता हूँ। जो अभी बात हो रही थी ना, ये मीर साहब कह रहे हैं जरा फैज़ साहब के हवाले से, हमने तो यहाँ तक भी सुना हुआ है, बड़े क्रेडिबल लोग बैठे होते थे, जर्नलिस्ट वगैरह दीगर वहाँ पे, वो अपने आप को पाकिस्तान का प्यूटन वो समझते थे कि एक वन स्टेज, जैसे उसका केजीबी का बैकग्राउंड है ना, तो उसने वहाँ से केजीबी से आया प्यूटन, और उसने उसके बाद रशिया को वो पावर बनाया, और जो वहाँ पे बोरिस जेल्सन वगैरह सारे लोग थे, गोरबाचोव के जो इश्यूज थे, उसने दोबारा उसको सुपर पावर किया। सो जनरल फैज़ वाज बीइंग अगर टाउटेड एज पाकिस्तानी ये प्यूटन, तो उन्होंने प्यूटन बनना था खान साहब के साथ में, वो लंबी कहानी वो सारा का इल्म, बहरहाल वो अल्लाह की अपनी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स होते खुदा की। अब आते हैं आपके सवाल पे, जो चीज़ हमारा सियासतदान नहीं समझ सका और कभी नहीं समझेगा, बंदा अपना होना चाहिए हर जगह पे, सहाफ़ी अपना हो, कालम निगार अपना हो, एंकर अपना हो, जज अपना हो, आर्मी चीफ अपना हो, जर्नल अपना हो, सेनेट चेयर, हर शे अपनी होनी चाहिए। ये जमहूरियत का इनका कंसेप्ट है। अब जरा देख, इसलिए आज तक बल्दियाती इलेक्शन किसी भी जमात ने नहीं होने थे। जनाब मुशर्रफ का आखिरी दौर था मेरा ख्याल है जिसमें कुछ हुए थे। ये जो आगे डेमोक्रेट आते हैं, जैसे अभी मीर साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी का दिन है, इनसे ये पूछे इतने सालों में कभी आपने यहाँ पे ये करवाए हैं, कोई बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं जो बेसिक आपकी डेमोक्रेसी है? बिकॉज के अगर ये लोग अंदर से इनमें के एक उसको कहते हैं जमहूरियत ही नहीं है, ना इस पर बिलीव करते हैं, इनको थोड़ी सी पावर दे दें सर, थोड़ा सा ऊपर आ जाए। इनसे बड़ा डिक्टेटर, इनसे बड़ा ऑटोक्रेट आपको मिलते ही कोई नहीं। हमने देखा है, मैं क्या डिटेल में जाऊँ, मीडिया ने सफ़र किया, मतलब आपके एस्टेब्लिशमेंट से अब चीज़ें देख लें, आपकी अदलिया ने किया, लोगों ने किया है। अब नवाज शरीफ साहब को चलो यहाँ से शुरू करते हैं, या बेनज़ीर भुट्टो साहब ने उस वक्त ये थे शहजाद अली शाह साहब, जब उनकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की तोड़ी गई थी, चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब थे, तो एक ही उसमें जज था जिसने अपोज किया था कि हुकूमत को आप बहाल मत करें, शहजाद अली शाह। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने सोचा ये तो अपना बंदा है, ये तो अपना सिंधी मानू है, उन्होंने उनको चीफ जस्टिस लगाया। फिर क्या किया उसने, उसे उन्हीं बेनज़ीर भुट्टो साहब के फरूक लगा रही हो, जहाँ की इकरामा साहब ने हुकूमत तोड़वाई और उन्होंने उस पर स्टैंप लगाई कि नहीं जनाब की ठीक हुकूमत तोड़ी है। और वही चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने आके 93 में कहा था कि नवाज शरीफ की हुकूमत ये ठीक टूटी है, और बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहब का। इसमें भी ये बताना जरूरी है कि देखिए, अगर टॉप 5 पैनल में से भी आपने चूज करना है, उसमें हर्ज नहीं है। मैकेनिज्म क्या होगा, क्या एग्जीक्यूटिव के पास वो अथॉरिटी होगी अपॉइंटिंग, या कोई कमेटी होगी? अगर एग्जीक्यूटिव के पास जो है कमेटी में वही कुछ करना है जो हुकूमत चाह रही होती है। ये हमने देखा है, कोई कमेटी में इतने बड़े बात नहीं बैठे, आपने अपनी मर्जी का, आपके पास ऑप्शन था ना कि आर्मी चीफ अपनी मर्जी के लगे है ना, आज भी है जी, तो क्या फिर आपकी आर्मी चीफ आपने लगाया, एक्सटेंशनें दी, सब कुछ किया, फिर वो आपके रहे? मतलब ये चीज़ किसी को नहीं समझ आती। आपने जजेस अपनी मर्जी का लगा लिया, क्या जजेस आपकी मर्जी का? ये साकिब निसार साहब किसके जरिए आए थे, वो जिसको बाद में टांट करते थे, आपके लगाए हुए आए थे, लॉ सेक्रेटरी थे। फिर क्या किया आपको? जब तक ये बात नहीं है कि आपकी जो वाइल्ड ख्वाहिशें हैं कि आर्मी भी हमने कंट्रोल करनी है, मीडिया भी करना है, अदालतें भी करनी है, पार्लियामेंट को करना है, तो देन यू आर ए डिक्टेटर। फिर आपके अंदर ये जमहूरी बातें जो है ना, ये नहीं रह जाती। आप अभी करके देख लें, लास्टली अभी करके सारा कुछ देख लें, आपने फिर वही भुगतना है जो माजी में भुगत रहे। जजेस भी नहीं रहेंगे, आर्मी चीफ भी नहीं रहेंगे, और कोई किसी का साथ नहीं रहेगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, नहीं सीखता सर यहाँ। इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट नुकता है कि अगर ऐसी कोई प्रपोजल है जिसमें टॉप 5 जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने का मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म हो, कि कमेटी हो, चाहे वो जुडिशल कमेटी है या पार्लियामान कमेटी को आप मिला के कर रहे हैं, एक वाइडर प्रोसेस हो, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। एग्जीक्यूटिव के हाथ में आप ये दे देंगे तो फिर वो मामला कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद आपके साथ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। आईनी तरमीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं जो कि आज पेश होनी थी लेकिन नहीं हो सकी है। और जैसे कि हमने बताया था, आखिरी अपडेट ये है कि PMLN ने अपने सेनेटर्स को भी कहा है, हुकूमती जो सेनेटर्स हैं, कि आप लॉजेस चले जाएं, जब इजलास होगा मामला तय हो जाएंगे आपको वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन अभी भी जो मुशावरत का सिलसिला है वो जारी है। हामिद मीर साहब और रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, इसमें भी कोई हर्ज नहीं अगर आप ये दोबारा 90 की दिहाई में जाके कहते हैं कि चलें ठीक है, किसी को भी आप चीफ जस्टिस लगा सकते हैं टॉप 3, 4, 5 में से, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये इख्तियार एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, खासतौर पे इस पोलराइजेशन में जहाँ पे अगर फैसला PTI को लगता है कि हमारे हक में नहीं आ रहा तो वो जजेस के खिलाफ बात करना शुरू हो जाते हैं, PMLN को लगता है कि जजेस उनके खिलाफ फैसला दे रहे हैं तो वो जलसे में तस्वीर दिखा के तकरीर शुरू कर देते हैं। क्या आपको लगता है ये अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव की होनी चाहिए? देखें, अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट की होनी चाहिए, ठीक है ना। जो 19वीं तरमीम थी, 19वीं तरमीम जो है वो पार्लियामेंट ने अंडर प्रेशर की थी। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब थे, इफ्तिखार चौधरी साहब, हाँ, उन्होंने बाकायदा जो है वो कहते हैं ना कि अपने गर्दन पे अंगूठा रख के वो करवाई थी। मियाँ साहब तो सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, पीपल्स पार्टी ने उस वक्त वार्न किया था जी कि ये हम आप गलत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत में थी और मियाँ साहब जो हैं वो अपोजिशन में थे तो वो सपोर्ट कर रहे थे उसको। लेकिन अब देखिए ना, उसको आप रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो इसमें जुडिशल रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत है हमें, ठीक है ना, क्योंकि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो हाई कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उसमें बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। उसमें ऐसा लगता है कि पिक एंड चूज़ है, आप किसी को भी बनवा दें, लेकिन जब अब वो ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट का होता है तो वहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस है। तो इसमें जुडिशल रिफॉर्म्स तो होनी चाहिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट का एक कमीशन या जो पार्लियामेंट की कमेटी का जो किरदार है उसको मौसर बनाया, मैंने ये बहुत डिस्कशन किया है, जो पार्लियामेंट की जो कमेटी बनती है ना जजेस की अपॉइंटमेंट, तो एक रबर स्टैंप ही है ना फिलहाल, तो वो खुद ये कहते हैं, उस कमेटी के मेंबर जो हैं वो खुद हमें ये कहते हैं प्राइवेटली कि हम रबर स्टैंप हैं और हमसे करवाने की कोशिश की जा रही है। अभी हम जिक्र कर रहे थे ना जिन साहब का, जल फैज साहब का, वो जो है वो डंडा दे के तो उस कमेटी से अपनी मर्जी के जजेस को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लगवाते थे। राना सनाउल्लाह साहब ने आपके प्रोग्राम में एक जज के हवाले से किस्सा भी सुनाया था। हाँ, किस्सा भी सुनाया था। तो इसमें जुडिशल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसे होनी चाहिए कि पार्लियामेंट जो है उसकी जो कमेटी है उसको रबर स्टैंप ना बनाया जाए, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप ना बनाया जाए। पार्लियामेंट बाकायदा जो है उस पर उस कमेटी में डिस्कशन करके अपॉइंटमेंट करे, जजेस को बुलाया जाए, वो उसको इंटरव्यू दें, लेकिन जजेस पेश ही नहीं होते, आते ही नहीं है वो इंटरव्यू के लिए। तो पार्लियामेंट जो है उसको मजबूत, लेकिन ये जिस तरीके से पार्लियामेंट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए पूरी दुनिया में एक्सपोज हुई है, बुरा ना मनाइएगा, अब आज डेमोक्रेसी का इंटरनेशनल डे है कि वीकेंड पे संडे वाले दिन हमारे सेनेटर्स को और नेशनल असम्बली के ऑनरेबल मेंबर्स, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनको हुक्म दिया जाता है कि आपने सुबह 10 बजे पहुँचना है, वो पहुँच जाते हैं। तो जो इजलास 11 बजे होना है वो 2 बजे चला जाता है, जो सेनेट का इजलास 2 बजे होना है वो 4 बजे, वो 4 बजे से 6 बजे, 6 बजे से रात 10 बजे, और फिर उनको कहा जाता है अब आप जाएँ लॉजेस में। तो देखें वो सेनेटर्स और वो MNAs खुद अपने बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनके वोटर्स जिन्होंने उनको वोट दिया है वो क्या सोच रहे होंगे, ये हमारा जो MNA है और ये सेनेटर जो है ये संडे वाले दिन ये किसकी उंगली के इशारे पे आ और जा रहा है, ये क्या, इसका चक्कर क्या है, मकसद क्या है। और इसको ये भी नहीं पता बेचारे को कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी है उसमें है क्या। जिस तरह के आपका एक रिपोर्टर कोई खबर दे रहा है, दूसरा रिपोर्टर कोई खबर दे रहा है। आपने अयाज अकबर यूसुफजई की बात की, उनकी कोई और खबर है, एक खातून रिपोर्टर की कोई और खबर है जी। इसी तरह मुख्तलिफ TV चैनल्स पे ऐसा लगता है कि हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है। आसान करते हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के लॉ एंड जस्टिस पे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं भी सवाल करूंगा, अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है अपने जहन में तो आप वो भी कर सकते हैं। अकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। 2 दिन पहले आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था देखें आईनी तरमीम आ रही है, 3-4 ऑप्शंस हैं और फ्राइडे को ये पेश हो जाएगी। फिर हमने देखा फ्राइडे को नहीं पेश हुई, सैटरडे को पेश हो जाएगी, सैटरडे को नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। मामला चल क्या रहा है? अभी तक मुसव्वदा फाइनल नहीं हुआ है या मुसव्वदा फाइनल है, आप लोग शेयर नहीं करना चाहते और नंबर पूरे नहीं है, क्या कहां मामला फंसा हुआ है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम में था और मैंने आपके प्रोग्राम में जुमे वाले दिन शिरकत की थी। हफ्ते को या इतवार को मैंने आपको कहा था कि आईनी तरमीम ज़रूर आएगी और इंशाल्लाह आईनी तरमीम जब आएगी तो बिल्कुल हुकूमत उसको ठोक बजा के भी लेके आएगी। कतन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से
जो तमाम तर ये एक ऐसा अभाम क्रिएट किया जा रहा है, इसमें बिल्कुल कतन कोई अभाम नहीं है। तमाम तर पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। आपने देखा जो कमेटी है उसकी भी एक्सपेंशन हुई है, और उसके साथ साथ जो एक मुफीद मशवरा है या आरा है तमाम तर अरकान इस कमेटी के, वो जाहिरी बात है उसको भी ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है। आप ही के शो में मैंने कहा था कि मौलाना साहब की बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ थी कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को इस हवाले से भी देखा जाए, वो भी जाहिरी बात है उसको भी इनकलकेट किया गया है और उसको भी ज़ेर गौर रखा गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है और तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज जब ऑन बोर्ड होंगी तो जाहिरी बात है कि एक बेहतर जो है वो तजवीज़ जो सामने आएगी और उसको इन अमेंडमेंट्स में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अच्छा, ये इसकी थोड़ी वजाहत कर देगा अकील मलिक साहब कि फिर अब क्या क्या इस मुसव्वदे में शामिल होगा जुडिशरी के हवाले से? देखिए शहजाद साहब, मैंने आप ही के शो में कहा था कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है 2006 में जो साइन हुआ था, उसके बाद आपको याद होगा कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी और तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुत्तहिद और मुत्तफिक थी क्योंकि उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं बाशमूल बानी PTI, और उन्होंने भी इत्तेफाक किया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के हवाले से था। मैं आप ही के शो में मैंने आपको ये बिल्कुल आदाद शुमार भी बताए थे और इसी वजह से बताए थे कि आपके जो फिल वक्त जुडिशल निज़ाम है मोस्ट ऑफ द टाइम गेट्स ईटन अप बाय ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स या आइन की तशरीह के जितने भी मामलात हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल नेचर के हैं। कई दफ़ा आइनी तशरीह की शायद ज़रूरत भी नहीं होती, इटसेल्फ आइन का वो आर्टिकल इतना क्लियर होता है। हमने देखा 63A उसकी ज़िंदा मिसाल भी है जिसका रिव्यू आज भी 1.5 साल हो गया, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। जब हम बात करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में होता है कि साफ और आसान इंसाफ की फराहमी और जल्द इंसाफ की फराहमी। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो तरमीम आ रही है वो इस्लाहात जमहूरियत की बेहतरी के लिए, पार्लियामान को मजबूत करने के लिए, अदलिया को मजबूत करने के लिए है, तो मुसव्वदे को सीक्रेट क्यों रखा हुआ है? इसको पब्लिक करें, हम भी डिबेट करें, पार्लियामान में भी डिबेट हो। वजह क्या है इसकी? देखिए शहजाद साहब, बिल्कुल कतन ऐसी बात नहीं है। मे बी शायद वो मुसव्वदा इन इट्स एक्चुअल कॉपी शायद वो उनके सामने नहीं थी, लेकिन बिल्कुल लॉ मिनिस्टर साहब गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब गए, तमाम तर जो ये तरमीम के हवाले से जो चीज़ें हैं वो उनको बताया कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, उसके क्या खदोखाल हैं, ये तमाम तर चीज़ें बताई हैं और उधर से तभी आरा आई हैं। वो आरा जब आई तो डेफिनेटली उनको हम ज़हनशी किए में हैं, उनको इनकलकेट कर रहे हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और अगेन इसी वजह से ये डिले भी है क्योंकि उनकी जो वैल्यूबल इनपुट है उसी को हम चाहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करे इस तमाम तर चीज़ में जब हम लेके आए इसको टेबल करें। अच्छा, मुझे बताएं नंबर पूरे हुकूमत के? जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि हुकूमत के नंबर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, बोथ सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। और जब आप कहते हैं नंबर पूरे तो फजल रहमान साहब इसका मतलब आपके साथ होंगे इन तरामीम में, लेकिन क्या किसी PTI के वोट की भी आपको जरूरत होगी कौमी असेंबली में? देखिए, मैं इस पे आप ही के प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जो 41 अरकान हैं वो आज़ाद हैं, लेकिन उसके अलावा भी हाउस सर वो 41 आज़ाद थे जुमे तक, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने तो वाजे कर दिया है कि जिससे सर्टिफिकेट जमा कराए, अपनी एफिलिएशन साबित की है, वो अब PTI है। वो मेरे ख्याल से आपके शो के बाद ही जो है वो हुआ सारा मामला, लेकिन बरकैफ अभी तक उनका स्टेटस आज़ाद ही है। लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐवान में और भी लोग जिनके सर्टिफिकेट्स नहीं जमाए वो भी ऐवान का हिस्सा हैं, जो किसी सियासी जमात से ऑफिशियली वापस नहीं की। किसी के जहन में कुछ? अच्छा, अकील मलिक साहब, हामिद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। उनसे भी अगर कोई सवाल करना चाहे मीर साहब, फ्लोर ओपन। अच्छा, मैं अकील मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि जो अदलिया है उसको चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के तहत अपने आप को बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवा ले। तो ये एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट है एक फेडरल मिनिस्टर की तरफ से। आप क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए कानून व इंसाफ हैं और बैरिस्टर भी हैं, तो आप ये बताएंगे कि हुकूमत में अदलिया के बारे में इतना जो सख्त एक जो रवैया पाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए मीर साहब, कल जो फैसला आया है, मैं थोड़ी सी इस हवाले से आपकी बात को ज़रूर जोड़ूंगा।
क्या हफ्ते वाले दिन अदालत लगी? बिल्कुल इतवार को भी लग सकती है, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। लेकिन कई दफ़ा जजेस जो हैं वो आउट ऑफ सिटी होते हैं। क्या वाक़तन वो जजेस यहाँ पे मौजूद थे? ना अदालत लगी, ना किसी ने देखा कि जजेस बैठे, किसी ने देखा कि कोई ऑर्डर अनाउंस किया गया और एक ऑर्डर जो है वो अपलोड कर दिया जाता है इन चेंबर प्रोसीडिंग से। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। हम तो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस तमाम तर जो लीगल रिफॉर्म्स हम लाना चाह रहे हैं। उसमें एक तो आसानी है आम इंसान के लिए, आम शहरी के लिए, जो कि कम अज़ कम देखिए इंसाफ की जो फराहमी है वो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उसके अंदर बेहतरी लेके आएँ इस पूरे निज़ाम इंसाफ में। और उसी से रिलेटेड है ख्वाजा साहब ने जो बात की, देखिए वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो फैसला आया तो कल भी इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया था कि क्या एक इदारा दूसरे इदारे के काम में मदाखलत कर सकता है? क्या एक इदारा जो कि किसी की पार्टी एफिलिएशन का तयन नहीं कर सकता लेकिन वो फिर भी सर्टिफिकेट्स दे? चले वो तो आप रिव्यू में चैलेंज करेंगे और वो रिव्यू है भी, लेकिन कल कोई अदालत लगने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि एक तजवीज़ मांगी थी ईसीपी ने कोई 1.5-2 माह पहले। कोर्ट वापस आया पिछले हफ्ते छुट्टियों से और उन्होंने पहले हफ्ते में आके उसका जवाब दे दिया, तो उसमें अदालत तो लगने की जरूरत नहीं थी नकीब साहब। लेकिन मैं जरा इस पर आगे बात करते हैं। हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद खान साहब, जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है आईनी तरमीम के हवाले से, उस पर आपका क्या नुक्ता नज़र है और क्या ये मुमकिन है कि मुशावरत अगर हो तो पीटीआई भी इसको सपोर्ट कर सकती है किसी इसमें से तमाम, या तो तमाम तरामीम को या चंद तरामीम को? तरमीम को नहीं, हम पूरे पैकेज को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। इसके पीछे बदनीयती है, इसका मकसद अदलिया को तबाह बर्बाद करना है, इसका मकसद सूबाई खुद मुख्तारी को ख़त्म करना है। ऐसी किसी तरमीम को कोई भी बाज़मीर शख्स नहीं सपोर्ट कर सकता। खास तौर पे अगर वो कानून का तालिब इल्म है, अगर उसको कानून और आइन के जरा बराबर भी समझ है, तो ये तरमीम जो है ये इस मुल्क से साथ अदलिया की खुदकुशी कराने के मुतरादिफ है। और जो उस शख्स ने जो कि फॉर्म 47 का इलेक्टेड कहता है अपने आप को, जो 27,000 वोट से रात को हारा हुआ था, अब वो कहता है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भाई तुम तो खुद ही इलेजिटिमेट हो, तुम्हारी तो मेंबरशिप ही गलत है, तुम तो मैंने हो ही नहीं, तुम तो एक नाजायज तौर पर बैठे हुए फॉर्म 47 पर, तुम कौन होते हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में? ये स्पेसिफिकली हामिद खान साहब, अभी तक जो जराए से खबरें सामने आ रही है किस शिक के आप खिलाफ है? क्योंकि ये मैं वैसे बताता चलूं, हाई लेवल सोर्सेज ये अब कंफर्म कर रही है कि जो एज के मामला था कि जजेस की एज 65 से 68 की जाए, जिसके ऑब्वियसली फिर उस पर काजी फाइज साहब मजीद 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहते, ये नहीं होने जा रहा है। इसकी आपने भी मुखालफत की थी, फ्लोर ऑफ द हाउस फजल रहमान साहब ने भी मुखालफत की थी। इसके अलावा कौन सा ऐसा नुक्ता है जिसके आप समझते हैं कि जिससे जुडिशरी जो है वो अंडरमाइन होगी? मैं समझता हूं कि आर्टिकल 175A में जो तरीकाकार दिया हुआ है जजेस की कैटेगरी का और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस के सक्सेशन का, वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके पीछे हमारी 70 साल की मेहनत है, इसके पीछे असद अली केस है 1998 वाला, और ये जो जजेस केस है 1996 वाला। जिस किसी को भी पाकिस्तान की अदालती तारीख का इल्म है उसको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 178 के तहत जो सक्सेशन का तरीका का डिटरमिन हुआ है, ये मुल्क की एक पिछले 70 साल की स्ट्रगल के नतीजे में हुआ। उसको अपसेट करना और फिर अपनी वर्दी का चीफ जस्टिस लेके आना जैसे पहले होता रहा, जैसे साद सलजान को की बजाय लगा दिया था सजाद अली शाह को, जिससे अदलिया के अंदर डिवीजन पैदा हो गई। हम चाहते हैं कि इस किस्म की कोई क्लासरा साहब, रऊफ क्लासरा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 1 से 1.5 मिनट रह गया मेरे पास, जो भी इसमें हो सके। जी हामिद साहब, अक्सर देखा गया बहुत सारे लोग सर एतराज़ात करते हैं कि जब ये जुडिशरी में इंडक्शन का टाइम आता है, स्पेशली हाई कोर्ट्स में, तो जो बड़े बड़े यहाँ वकीलों के ग्रुप्स हैं जिनके वहाँ पे क्लाउड हैं, जमातें हैं, तो अपने चैम्बर्स के लोगों को उसमें इंडक्ट कराते हैं, वकीलों को, और उन्हीं के ज़रिए कल को फिर वो उनकी कंट्रोल भी करते हैं जुडिशरी को, ये आके इलेक्शन के ज़रिए या दीगर चीज़ों के ज़रिए। तो ये भी तो उसका इंडक्शन पे कभी आपने एतराज़ात नहीं उठाया कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है हाई कोर्ट में, और बड़े बड़े जजेस ये आपके बड़े बड़े वकील जो हैं तो अपने चैम्बर के लोगों को, अपने दोस्तों को, यारों को जुडिशरी में इंडक्ट करते रहे हैं। सर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने हमेशा आवाज उठाई, हमने कहा कोई यहाँ पर रिश्तेदारों को मत लेके आए, हम किसी दोस्तों को ना लेके आए, कभी किसी अपने पसंदीदा लोगों को ना लेके। इसमें तो हमारी हमेशा स्ट्रगल है, ये तो नई बात नहीं। हमने तो हमेशा ही ये स्ट्रगल की है
कि हमेशा मेरिट पे अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट्स में होनी चाहिए। उसके बाद जितनी अपॉइंटमेंट्स हो वो बाई सीनियरिटी होनी चाहिए। ये तो एक असूल है जो बड़े अरसे से हम लड़ रहे हैं, जिसके पर हम कायम हैं। तो इसलिए ये बातें जो करनी है तो सर आपको, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, तो इस वक्त आपका क्या ख्याल है कि हाई कोर्ट्स में मेरिट पे ये इंडक्शन हो रही हैं, अच्छा, जुडिशरी में या वो यार दोस्त और चैम्बर के वकील भर्ती हो रहे हैं? सर ये नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कोई हो रहा है तो गलत हो रहा है। अव्वल तो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना मुझे मेरे पास जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं और ये होना नहीं चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, ना रिश्तेदारों को ना अपने फेवरेट्स को लाना चाहिए। सही है। मुझे अकील मलिक साहब जरा आप भी बता दीजिएगा, अब ये डॉक्यूमेंट कब हमें देखना नसीब होगा ताकि हम इस पर जरा और बेहतर गुफ्तगू कर सकें? आपको बिल्कुल शहजाद साहब, ये तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 9:15 तक, 9:30 पौने 10 तक मतलब अभी उम्मीद है कि ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। मतलब असेंबली में प्रेजेंट कर दिया जाएगा 9:30-10 तक? जी बिल्कुल, कभी इम्कान है, मैं यही कह रहा हूँ, कभी इम्कान है 9:30 तक इंशाल्लाह ये आ जाएगा। मतलब आज ही पास कराने का इंटेंट है, नियत ये है कि आज ही पास करा लें दोनों हाउसेस से? देखिए अब सेशन कॉल हुआ है, वो आज की तारीख में होता है, कल की तारीख में होता है। सेशन कब का कॉल हुआ हुआ, टाइम क्या है सेशन का? होंगी तो तभी जी। सेशन कितने बजे बुलाएगी आप, कौमी असेंबली और सेनेट का? जी सेशन तो बुलाया हुआ है और 10 बजे सेनेट का है और 8 बजे हमारा शुरू है। अभी फॉर्मली स्टार्ट नहीं किया गया, यही तमाम तर चीजें हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उससे पहले कैबिनेट अप्रूवल है, उससे पहले ये तो रात 12 बजे से पहले काम खत्म हो जाएगा, देखेंगे कल पे। रात 12 बजे से पहले काम तमाम हो जाएगा? नहीं मीर साहब, उसके बाद मैं समझता हूँ थोड़ा सा आगे भी जा सकता है। कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि शायद ये मामला तहज्जुद या फजर के पास जाकर कुछ कंक्लूड होता नजर आ रहा है। अच्छा है कि अकील मलिक साहब ने आपको एक अच्छी खबर दी है कि 9:30 पौने 10 तक आ जाएगा। नहीं आपका जाएगा, ला की कमेटी में जाएगा, वहाँ पे ये कैमा कमेटी में। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।